क्यों ये बात बिल्कुल वैसे है कि अगर किसी देश ने यह प्रण ले रखा था कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हमारे हाथ में हथियार आया तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी, ये बिल्कुल वैसे है कि इसने हथियार उठा लिया है। जापान की नीतियों में हुआ यह परिवर्तन आने वाले समय में दुनिया के लिए चिंता बन गया है, इसलिए बड़ी हेडलाइन बन रही हैं। 1895 का जापान या आज का जापान आपको ऐसा दिखाई देता है। 1942 के जापान को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि आज का भी अगर आप इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब उठाकर ब्रुनेई वगैरह सब देखिए, ये सब जापान था साथियों, ये सब जापान बन चुका था। आप अगर एरिया देखें तो आप सोचिए कि ये जापान है आज का, लेकिन इसका जो क्षेत्र था मंचूरिया से लेकर के ये पूरा कोस्टल चाइना, इवन भारत के भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक पहुंचते हुए अंडमान निकोबार वगैरह, इन सब पर आप देखते जाइए कहां कहां तक इसका क्षेत्र व्यापक हो चुका था। यह जापान 1942 में था। मतलब इत्तुसा आइलैंड वाला जो देश है, इसने सब तरफ अपना कहर बरपा रखा था, और इस कहर बरपाने में इसने बकायदा मतलब यह हालत और हद पैदा कर दी थी कि अगर कोई भी देश इसकी बाधा बनता तो यह क्रूरता से उसके अंदर डर भर देते थे कि हम क्रूअल हैं, मतलब हमसे आप युद्ध में केवल समर्पण की बात मत करना, हम कैदियों के साथ, बंधकों के साथ, वहां की आमजन के साथ, युद्ध के नियम होते हैं कि युद्ध सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन इनको बंधकों के साथ में अत्याचार करने थे। इस क्रूरता पर अब तक बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस आ चुके हैं, बहुत सारी तस्वीरें आ चुकी हैं, तमाम प्रकार की डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उन सब में सबसे भीषण और विभत्स यूनिट 731 के कारनामे हैं। 731 यूनिट जिसके बारे में द गार्जियन ने वर्ष 2018 के अंदर जब प्रकाशित किया, तो 731 यूनिट के वो लोग जिन्होंने जापान की तरफ से 731 में काम करते हुए यातनाएं दी थी, उन लोगों के भी टेस्टिमोनियल्स शामिल थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कैसी कैसी यातनाएं दिया करते थे, उन्होंने स्वीकार किया। जापान की तरफ से रिलीज इस डॉक्यूमेंट से यह आत्मस्वीकारोक्ति थी कि ये खुद घृणित हैं उस कार्य से जो इन्होंने किया। कैसे कार्य साथियों? असल में इनकी एक यूनिट हुआ करती थी। जैसे आज हम सुनते हैं कि अमेरिका के पास में अपनी कुछ प्रकार की फोर्सेज हैं, भारत के पास में अपनी कुछ प्रकार की फोर्सेज हैं। आप नाम सुनते हैं, कहीं किसी कोबरा फोर्स का नाम सुनते हैं, कहीं आप सुनते हैं कि भाई नेवी सील कमांडो अमेरिका के पास है। तो ऐसे जब हम सुनते हैं, ऐसे ही इनकी एक यूनिट थी 731 नाम से। जब आपने दुश्मन पर कब्जा किया तो उसके बहुत सारे लोग आपके पास बंधक के रूप में उपलब्ध हुए। जापानी लोग उन बंधकों के ऊपर प्रयोग किया करते थे। कैसे प्रयोग? किसी को ठंड में पटक दिया तो क्या होगा, किसी पर गर्म पानी डाल दिया तो क्या होगा, किसी को गोली मारी जाएगी तो शरीर में क्या होगा, किसी पर ग्रेनेड फेंका जाएगा तो शरीर पर क्या होगा, किसी का बलात्कार होगा तो क्या होगा, किसी के साथ में अगर यौन संक्रमित व्यक्ति का यौन संबंध स्थापित करवाया जाएगा तो सिफिलिस जैसी बीमारी महिला पर क्या असर डालेगी और पैदा होने वाले बच्चे पर क्या असर होगा। इस तरह की गंदी मानसिकता के साथ इन जापानियों ने अपने कैदियों के साथ जो बर्बरता की, यह डॉक्यूमेंटेड है, 2018 की गार्जियन रिपोर्ट के अंदर प्रकाशित हुआ है। डेली मेल नाम के अखबार की खबर को माने तो 3000 से अधिक कैदियों के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। जापान एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है कि आज भी वो विज्ञान के अंदर प्रयोग करता है। पहले वो चूहों और बिल्लियों पर, खरगोशों पर होने वाले प्रयोगों की जगह इंसानों पर प्रयोग करता था जो इसके बंधक थे, और ये प्रयोग बकायदा 1945 तक चले हैं। और इन प्रयोगों में जिस तरह की बातें थी, जैसे लोग कितना ज्यादा सर्दी सहन कर सकते हैं, एक व्यक्ति को जो बंधक है उसे साइबेरिया तक की ठंड में ले जाकर छोड़ना कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर में क्या परिवर्तन, और ऐसा नहीं है कि उसको प्रताड़ित करना है, नहीं, अपने सैनिकों को पूरी तरह भेज करके ये डॉक्यूमेंट करवाना कि इतना डिग्री टेंपरेचर पर क्या हो रहा है, और जब टेंपरेचर हो तो उसे मारकर चेक करना कि जम तो नहीं गया है, अगर जम गया है तो फिर से उसको गर्म पानी डालकर फिर छोड़ना। और यह केवल इसलिए कि प्रयोग से उन्हें यह डेटा पता हो कि इंसान के शरीर पर हो रहे अत्याचार क्या असर डालते हैं। शरीर के अंदर वायरस डालना कि यह वायरस जाएगा तो शरीर में किस तरह का संक्रमण करेगा, बिना एनेस्थीसिया लगाए जीवित बॉडी के अंदर सर्जिकल प्रैक्टिकल करके देखना कि शरीर में क्या हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को इतनी दूर से गोली मारी जाए तो क्या असर पड़ेगा, दूर से गोली मारी जाए तो क्या असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों को बिठा बिठा करके ये 731 यूनिट कैदियों पर प्रयोग करवाती थी कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। व्यक्ति कितना अधिक प्रेशर फील कर सकता है, 25 जी के फोर्स पर क्या होगा, 30 जी के फोर्स पर क्या होगा, उसके शरीर पर प्रयोग करके देखना, और जिंदा शरीर को काट करके यह देखना कि ऐसी प्रतिक्रिया, मतलब इनके पास 731
कैदियों की एक प्रयोगशाला थी जिसमें कैदियों को जबरन यौन संबंध बनाने के ऊपर मजबूर करना कि अगर मना किया तो गोली मार देना। मतलब कैदियों से वो सब यातनाएं करवाना जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, जिसके बारे में बोलने भर से रूह कांपती है। बहुत लंबे समय तक ये जानकारियां पब्लिक में नहीं थी, लेकिन जब पब्लिक में आना शुरू हुई तो उसके बाद में जापान के प्रति भयंकर घृणित माहौल बना। लोगों को यह जस्टिफाइड लगा कि अच्छा किया अमेरिका ने इनके ऊपर बम मार करके इनके हौसलों को पस्त किया। अमेरिका कैसे एंट्री किया? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। 1941 में इनके अंदर इतना हौसला आ जाता है कि अमेरिका का पर्ल हार्बर पर जहां जहाज खड़ा था, जहां पर यूएस ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ था, वहां पर ये लोग अचानक हमला कर देते हैं। इतना बड़ा हमला कि हजारों सैनिकों का मारा जाना, नेवी का तहस नहस हो जाना देखा जाता है। और इसके पीछे का कारण था कि जापान पैसिफिक ओशियन के अंदर किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहता था। कुछ इस प्रकार के दृश्य से आप समझ सकते हैं कि जापान का ये जो सरप्राइज हमला था पर्ल हार्बर पर, जिस पर हाल ही में ट्रंप ने उनकी प्रधानमंत्री तकाइची को बैठकर कहा कि सरप्राइज के बारे में तो जापानियों से ज्यादा कौन जानता है। जब उनसे पूछा गया कि आपने जो ये हमले किए अभी हाल ही में ईरान पर, ये बड़े सरप्राइजिंग थे, तो बोले जापान से ज्यादा जो पर्ल हार्बर पर कर चुके हैं इनसे ज्यादा कौन जानता है। ये वो घटना है जिसने अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया था, अन्यथा अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आने वाला नहीं था। वो तो बढ़िया वो बनकर बैठा हुआ था कि लो भैया मुझसे उधार ले जाओ और काम करो। 1941 पर्ल हार्बर पर हमला, जापान के हौसले बुलंद थे। 41 से 42 के बीच में जापान ने चाइना, फिलीपींस, मलया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बर्मा, हांगकांग, इन सब पर कब्जा कर लिया। इसलिए आज भी जापान को लेकर के कोरियन पेनिनसुला के अंदर, चाइना के अंदर भयंकर नफरत के भाव है, क्योंकि उनके इतिहास का यह हिस्सा है कि हमारे साथ क्या यातनाएं हुई हैं। अच्छा, इस बीच में क्या होता है कि 1942 के अंदर थोड़े थोड़े से हालात बदलने लगते हैं। बैटल ऑफ मिडवे के अंदर ऐसा हुआ कि जापान के कुछ सेंटर्स पर अमेरिका ने हमले करने शुरू किए, जिसमें से कहीं उनके विमान वाहक पोत गिरा दिए। ऐसे ही एक बैटल ऑफ गुडान कैनाल था जिसके अंदर जापान को हार का सामना करना पड़ता है। जहां जहां इन्होंने आइलैंड पकड़े होते हैं, अमेरिका उसके बड़े बड़े आइलैंड्स को कब्जाने लगता है। धीरे धीरे अमेरिका इसको पछाड़ना शुरू करता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जापान हार मानने से इनकार कर देता है। फाइनली अमेरिका जब इसे तमाम प्रकार से समझाता है, यह नहीं मानता, तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं। और उसके बाद में इधर बम गिरे हैं अगस्त में, और 15 अगस्त को जापान कहता है कि सर सरेंडर करते हैं हम। प्रॉपर तरीके से सरेंडर होता है और उसके कुछ ही दिन के अंदर, मतलब 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है कि सब हो गया। ये लीजिए, जापान का समर्पण होता है और जापान के समर्पण के साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म। मतलब समझिए कि 1939 से लेकर के 45 के बीच में जापान का जो कहर 6 साल बीता, उससे भी 15 साल पहले से ये लोग हरकतें करते आ रहे थे। इतना लंबा साल जापान ने दुनिया में अपनी आक्रामकता, अपने हथियार, अपने वेपन से दुनिया में कहर बरपाया। अब जब इतना कहर आ गया तो आप सोचिए कि जो युद्ध जीत चुके हैं, अमेरिका, यूएसएसआर, ये सब युद्ध जीत के बैठे हैं, इनने कहा जापान के पास फिर से ये क्षमताएं ना आए, इसके लिए क्या करें। तो फिर तय किया गया कि जापान को वेपन बनाने ही मत देना, अदरवाइज ये दुनिया के लिए संकट खड़ा कर देगा। इसलिए अमेरिका ने अपना एक जनरल जिसका नाम डगलस मैकआर्थर था, उसे भेजा और कहा कि तुम जाओ और जापान के लिए पूरी राजनीतिक और सैन्य स्थिति पैदा करके आओ कि ये कैसे रहे, कि देश तो रहे लेकिन ये सैन्य शक्ति ना बने। इसके लिए जापान का संविधान लिखवाया गया। 1947 में जापान ने अपना संविधान लिखा, उसमें एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल का नंबर था 9, और उसमें जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में यह डाला गया कि जापान औपचारिक रूप से युद्ध करने के अधिकार को त्याग रहा है। यानी जापान अब कभी युद्ध नहीं करेगा और अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए कभी भी सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। जैसे अपने मूल अधिकार हैं, ऐसे जापान के संविधान में यह आर्टिकल डाला गया कि भैया सॉरी, हम युद्ध नहीं करेंगे और हम हर तरह से समर्पण करते हैं। संविधान में डाल दिया कि युद्ध नहीं करेंगे। जापान ने कसम खा ली कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और 2014 के अंदर वैश्विक हालात बदलने शुरू होते हैं। नॉर्थ कोरिया, चाइना एक दूसरे के नजदीक आते हैं। अमेरिका को लगने लगता है कि मैंने जापान को बगल में पाल पोस कर बड़ा किया, अब यह वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर बैठा, यह ठीक नहीं है। तो कि इन लोगों ने एक प्रकार से 2014 में यह साइन दिखाना शुरू किया कि हम डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते। अभी भी कहीं पे युद्ध का हमने जिक्र नहीं किया है, लेकिन अब क्या करें, जब दुनिया भर में इतने वेपन बन रहे हैं तो हम भी बना लेते हैं। हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम पर होगा हमला तो हम बचते रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। इस तरह से कहते हुए 2014 में इन्होंने हल्के हल्के नियमों में परिवर्तन किया।
आज तो हेडलाइन बनती है कि जापान ने अपने उन सारे नियमों को किनारे रखते हुए आदेश दे दिया है कि जितने भी प्रकार के वेपन हैं हम सब एक्सपोर्ट करेंगे। यह हेडलाइन बनती है, और जब यह हेडलाइन बनती है तो हेडलाइन होती है कि इन्होंने अपनी लंबी दशकों पुरानी जो नीति है उसको त्याग दिया है और हथियारों की बिक्री में एंट्री कर ली है। आप कहेंगे सर इसमें भी युद्ध कहां है? आपको वेपन बेचने के लिए सबसे जो प्रायर कंडीशन नीडेड है वो है अशांति। अगर दुनिया में कहीं शांति है तो युद्ध के अंदर वेपन नहीं बिकेंगे जनाब। आज अमेरिका जिस तरह से ईरान को गल्फ से लड़वाया, लगभग $8 बिलियन का सौदा लेके बैठा है। दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि सर हमें वेपन दे दो। सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में हथियारों की खरीद बढ़ चुकी है। युद्ध होते रहने चाहिए तभी डिफेंस इक्विपमेंट बिकते रहेंगे, जो कि बहुत महंगे सौदे होते हैं। मतलब जहां आप एक्सपोर्ट के बाद कुछ पैसा कमाते हैं, आपको कुछ वॉरशिप बेच करके बिलियंस ऑफ डॉलर मिल जाते हैं। मतलब समझकर देखने वाली बात यह है कि दुनिया की विकसित राष्ट्र तक टेक्नोलॉजी और डिफेंस के थ्रू ही अब पैसा कमाना चाहते हैं, और इसी में एंट्री अब जापान की होती है, जो कि जाना ही टेक्नोलॉजी के लिए जाता है। वो कहता है सुनो बहुत हुआ सम्मान, अब हमें अशांति पसंद है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसे बहुत सारे कारण इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। जापान की वर्तमान प्रधानमंत्री तकाइची के द्वारा नियमों में हुए इस परिवर्तन के कई सारे कारण हैं, जिन्हें अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण तो यह महाशय ही है। इन्हें जब से यह भावना आई है कि जीवन में मैं ही सब कुछ हूं, दुनिया के लिए मैं ही राष्ट्रपति हूं, इन्होंने पूरी तरह से उकसाने का काम कर दिया है। इन्होंने नाटो को जिस तरह से धमका धमका करके कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं सुरक्षा नहीं दूंगा, तो जापान को टेंशन होने लगी कि यार ये मेरी सुरक्षा कब देगा जब नाटो के देशों की सुरक्षा नहीं दे रहा, जबकि वो नाटो मेंबर नहीं है। आप पूछेंगे कि क्या जापान को धमकाया था? जी हां, ये नाटो को धमकाते धमकाते जापान को धमका दिए और कहा कि यार मुझे जापान के साथ सिक्योरिटी ट्रीटी करने का क्या फायदा, मुझे नहीं पता किन लोगों ने उसके साथ सिक्योरिटी ट्रीटी कर ली थी, क्यों देते हैं हम जापान को सुरक्षा। अरे बेचारा जापान तुम्हारे चलते नॉर्थ कोरिया के डर के मारे तुम्हारे साथ रहता है कि तुम उसे बचाओगे, और तुम राष्ट्रपति होकर कह दे रहे हो कि मैं क्यों बचाऊं इसको, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम इस पे इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं। भाई जापान के अंदर इस तरह के हालात पैदा कर दिए ट्रंप ने कि भय का माहौल बन गया। लिखते कौन कर दिया ये सब? मैं नहीं होता, मैं होता तो नहीं करता। इन व्यक्ति ने इस दुनिया को बहुत कुछ तरह के जख्म दिए हैं, उनमें से एक जापान जैसे देश को फिर से जगाने वाला जख्म भी है, क्योंकि आने वाले समय में जापान क्या करेगा ये किसी को नहीं पता है। दूसरे कारण में चलें तो इन दोनों की मित्रता है। जो कभी जापान के आश्रित रहे, आज से 80 साल पहले जो जापान के गुलाम रहे, आज ये इतनी पावर बन चुके हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन लेकर बैठा है। ट्रंप ने एक बार इसका नाम नहीं लिया, और ये तो पूरी शक्ति, वैश्विक महाशक्ति बनकर बैठी हुई है। ऐसे में ये दोनों देश एनी टाइम जापान को हूल देते रहते हैं कि तुम्हें बेटा हम मारेंगे, तुम्हें हम मारेंगे। तो ऐसे में इन्हें कुल मिलाकर यह समझ में आया कि जो कभी हमारे गुलाम थे आज हमारे सामने बोल रहे हैं, अगर हमने इनको नहीं रोका तो हमको बचाने कोई नहीं आएगा। आप पूछेंगे नहीं सर, अमेरिका ने सिक्योरिटी पैक्ट कर तो रखा है। अजी साहब, अमेरिका का सिक्योरिटी पैक्ट बड़ा ही डेंजरस है। कैसे? अमेरिका ने 2025 के नवंबर में ही जापान में खड़ी अपने मिसाइल सिस्टम को हटा लिया, बोले युद्ध के अंदर जरूरत पड़ेगी। और तो और अभी जब युद्ध चल रहा था तो नॉर्थ कोरिया के बगल में जापान का सही हाल साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया में खड़े हुए थार्ड सिस्टम को हटा करके अमेरिका इन कंट्रीज में ले गया, गल्फ कंट्रीज में, कि सुनो ईरान वाले बहुत मार रहे हैं, एक थार्ड बर्बाद हो गया है, हम तुम्हारे यहां से हटा कर ले जा रहे हैं। यानी अमेरिका को जब जरूरत पड़ी इन लोगों को खाली छोड़ करके निकल गया। मतलब अब इन सबको एहसास हो गया कि अमेरिका के साथ रहना एक ट्रस्टीशिप सिद्धांत तो नहीं है, ट्रस्ट का तो मामला नहीं है। यही कारण है कि जापानियों ने तत्काल प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा और इसके साथ समझौता मार दिया और कहा कि सुनो सर, आपको 11 वॉरशिप तैयार करके हम देंगे। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डील होती है और 17 देश जापान के सामने हथियार खरीदने की इच्छा लेकर प्रकट हो जाते हैं कि जापानी अगर बनाएंगे तो साहब मजा ही हो जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, क्योंकि जापान की तकनीकी एकदम उच्च स्तरीय है। आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 11 वॉरशिप खरीदने के लिए $7 बिलियन की डील की है। यानी कि जहाज जिस पर की मतलब लड़ाई के लिए जो युद्धपोत होते हैं वो तैयार करने के लिए $7 बिलियन की डील की है, जिसमें जापान ने ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि हम आपको तकनीकी ट्रांसफर भी करेंगे, क्योंकि जापान अब खुद के लिए तो बना ही रहा है, औरों को भी देगा ताकि उसको जहां युद्ध करवाने की जरूरत पड़ेगी वहां पहुंच जाएगा। इसी के चलते यूक्रेन ने जापान के साथ बैठकर चर्चा की कि सर सुनो ना, थोड़ी तकनीकी हमारे साथ भी साझा कर लो और नाटो के उस पूल में आप आ जाओ जहां वेपन खरीदने की। जापान ने नियम यह बना रखा है कि किसी भी युद्धग्रस्त देश को वेपन नहीं देगा, लेकिन यूक्रेन उकसा दिया और कहा कि सर हम औरों पर आश्रित रहने की जगह चाहेंगे कि जापान अपनी तकनीकी हमें दे दे। इसी के साथ साथ जापान ने भारत पर भी अपना डोरा डाल दिया और कहा कि हम भारत को मोगामी फ्रिगेट देना चाहते हैं और मिलकर
मिलकर के प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये इनकी ऐसी फ्रिगेट है जो स्टेल्थ क्लास है, मतलब कि इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन ये सबमरीन को पकड़ सकती है। इंडियन ओशन में इन दिनों चाइना वाले जिबूती तक अपनी सबमरीन को घुमाते हैं। इंडियन ओशन में चाइनीज लोगों का धीरे धीरे इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। इन्होंने अपनी जो मोगामी क्लास ये फ्रिगेट बनाई हुई है, इसकी खासियत यह है कि जहां किसी जहाज पर 200 नौसैनिक बैठने की जरूरत हो, यहां 90 में यह काम कर लेती है। पकड़ में आती नहीं है, तेज गति से चलती है। ऑस्ट्रेलिया को यह को प्रोड्यूस करना चाहता है, तो भारत से कहा आओ मिलकर के हम ऐसी वॉरशिप बनाते हैं जो चाइनीज सबमरीन्स के ऊपर निगरानी रखेगी। तो इस क्लास की सबमरीन की ये भारत के साथ मिलकर के निर्माण की आज की सुर्खियां हैं कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक को तैयार हो गए हैं कि हम भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, जापान का जो ये उदय है, जो आज आपको बहुत सकारात्मक दिख रहा है, आने वाले समय में लोगों को चिंता दे रहा है। भारत के लिए बहुत अच्छा है कि हमारा बहुत प्यारा देश है, बहुत प्यारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में जिनके इतिहास रंगे हों, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके इतिहास गंदे हैं, तो ये आज तक उन्हीं चीजों से लदे पड़े हैं। जापान ने जो 80 साल तक चोगा ओढ़ कर रखा था अच्छे होने का, वो अब उतर रहा है। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।